नहीं पता सही लेक्चर के लिए। बाकी अभी मेरा माइक भी देखा, चेंज भी किया, माइक भी सही है। मैंने देखा पूरा, मेरे इसमें क्लास पे भी जब चेक किया, क्लास लेने के पहले ग्रीन लाइन पूरा आ रहा है, और अभी क्लास ले रही हूँ तो उसमें नहीं जा रहा है आवाज। ग्रीन लाइन नहीं आती तो माइक नहीं चलता। मैंने दूसरा माइक भी चेंज करके देखा कि कभी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगा। हाँ हाँ, दे रहा है, वॉइस दे रहा है, वहां पर दे रहा है, लेकिन क्लास में नहीं जा रही है बच्चों को वॉइस। ये क्या इशू आ रहा है वो नहीं समझ रहा है सर, क्योंकि उसके पहले। हाँ हाँ, उसमें आ रही है मुझे आवाज, उन लोगों को क्यों नहीं जा रही है मुझे नहीं समझ रहा। हाँ, नहीं जा रही है, स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ, ओके ओके, चलो ओके। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। नाउ इट इज ऑडिबल टू यू? हाँ, वॉइस आ गया। कुछ इश्यूज आते हैं, पता नहीं, मैंने कॉल कर दिया था इसीलिए। यस। सो चलिए, एक्चुअली कैसा है, टाइमिंग का भी रहता है। ये टाइमिंग अगर 1 मिनट 2 मिनट पहले हमने स्टार्ट कर दिया लेक्चर, तो उस वजह से भी वॉइस जो है आप लोगों तक नहीं जाती है। तो इसीलिए मैंने वापस से रीस्टार्ट कर दिया ताकि कोई इशू ना हो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आज के टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ओके, सो आज के टॉपिक को लेकर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाय प्रिया, हाय अरविंद, हाय मेघा। सो लेट वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। वालेकुम अस्सलाम राबिया। सो डियर, देखिए जैसा कि मुझे आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल बिजनेस थियरी चलेगा हमारा। ओके, कल हम लोगों ने एग्जैक्ट जो थोड़ा था, मैं रिवाइज कर लेती हूँ थोड़ा सा कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बेस पे आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। कल हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जाना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में अगर हमको बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अभी आएगी सिंगल स्क्रीन, डोंट वरी अरविंद। मोड्स ऑफ एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंदर एक्सपोर्ट मोड क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या होते हैं, फॉरेन एफडीआई का क्या रोल होता है, मर्ज एंड एक्विजिशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, फिर ओरिएंटेशन फॉर्म ऑफ द बिजनेस हमने कल देखा था, पॉलीसेंट्रल देखा था, फिर रेडियो सेंटर देखा था, जियो सेंट्रिक देखा था, प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन फॉर्म देखा था, डोमेस्टिक में क्या होता है, इंटरनेशनल कंपनीज का क्या रोल होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे होते हैं और एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ग्लोबल कंपनीज क्या होती है, ट्रांसलेशन कंपनीज क्या होती है। ओके, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने स्टॉप करके रुका था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सब में पहला आ जाता है थियोरी ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले थियोरी ऑफ अ मर्केंटाइलिज्म क्या कहती है, जो हुई थी, जो डील की गई थी 1630 में थॉमस मूर ने, हमें ये जो मिली थी। पॉलीसेंट्रिक का बेटा देखो कल सिखाया था मैंने आपको। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है, पॉलिटिकल डिवाइस, यानी पॉलिटिकल, हम जो कंट्रीज है उसके पॉलिटिकल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस चीज को हमको देखकर क्या करना है, डील करना है। और हम लोगों को उस कंट्री से किस तरह से, कुछ आ जाता है ना, कभी कभी कस्टम ड्यूटीज लग जाती है, कुछ चीजों में हमें पता नहीं होता है कि बाबा ये वाले कस्टम चार्ज कर लेंगे, तो उन सबकी जानकारी हमें होना चाहिए। पॉलिटिकल क्राइटेरिया कितना इन्वॉल्व होता है, यानी पॉलिटिक्स के हिसाब से, यानी कोई गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमको किस चीज को,
वेट। हाँ नितिन, अभी ठीक है। संजना को क्यों ब्लैंक आ रहा है डियर? मेरे पास मोबाइल में डिस्प्ले में प्रॉपर चल रहा है, तो आप लोगों की तरफ से भी होप्स हो के प्रॉपर होना चाहिए। कहाँ इशू आ रहा है आई डोंट नो। वेट। स्लाइड में ब्लैक आ रहा है। आप आ रही है पूरी? एक बार चेक कर लो। हाँ बस ये ऐसी ही है। मेरे जस्ट ऊपर ब्लैक है। ओके। अभी हो गया आपकी स्क्रीन। ठीक है ना, मेरे ऊपर जाने दो। हम एक इसको देख लेते हैं, पीपीटी को देख लेते हैं। और कल जो स्लाइड का क्या इशू आ रहा है वो मैं चेक कर लेती हूँ। वो हम लोग देख लेंगे कि क्या इशू क्या हो रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, वो हम लोग कल देख लेंगे। उसके लिए आप उतना चिंतित मत हो जाइए। आज हमारा काम है कि हमको किसी भी तरह से आज हमारा लेक्चर पे फोकस करना है। ओके, सो हम लेक्चर पे फोकस कर लेते हैं। सो चलिए, अभी आ जाते हैं हम लोग। अभी ब्लैक स्क्रीन जो जा रही है आप लोगों को, वो शायद नहीं दिखे। हाँ, अभी नहीं आएंगे ब्लैक स्क्रीन। अभी आपको वाइट स्क्रीन दिख रहेगी। इज दिस क्लियर? अब ठीक है? इज दिस क्लियर? यस। तो चलो अभी आ जाते हैं हम लोग थ्योरिटी के बेस पर। ओके, थ्योरी के बेस पर हम देख लेंगे थियरीज ऑफ अ इंटरनेशनल थियर। तो इंटरनेशनल थियरी, थैंक यू थैंक यू। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कैसे करेंगे, बातों में गुम हो जाएंगे ना, तो हमारा थोड़ा सा बैकअप हट जाएगा। सो लेट वी स्टार्ट। थियरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या कहती है? दिस थियरी सजेस्ट दैट इट इज इन द कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्टेड टू मेंटेन अ सरप्लस ऑफ अ ट्रेडिंग सर्विस टू एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट। ट्रेड सरप्लस कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर द इम्पोर्ट। देखो इसमें ना मैं सरल भाषा में आपको बताऊंगी। इसको मैंने हैंडरिटन नोट से बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया हुआ है। और ये लेक्चर के बाद अभी आज मैं आपको है ना मेरे हैंडरिटन नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी सेंड कर दूंगी। जब आप वो हैंडरिटन नोट्स को और ये पीडीएफ को सामने रखोगे तब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि ये जो ओलन एरा होता था, यहाँ पर जो कंट्रीज होती थी, इनकी डील कैसे होती थी पता है? जिनके पास गोल्ड ज्यादा होंगे ना, हम उसी से डील करेंगे। लाइक जो कंट्री सब में ज्यादा गोल्ड रखती है, तो यानी जो अमीर कंट्री है हम अमीर कंट्री से डील करेंगे। जो ज्यादा मतलब गोल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस समय, तो गोल्ड जिसके पास ज्यादा होगा वही कंट्री के साथ हम डील करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मतलब जिनके पास गोल्ड है वो तो अपने आप को डेवलप कर ही रहा है, लेकिन डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या होगा कि जो गरीब कंट्री है या जो डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। अगर यूएसए और इंग्लैंड एक दूसरे से डील करेंगे तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? तो इंडिया को भी तो आगे बढ़ना है, तो हमको इंडिया को भी डील पे लाना चाहिए। तो ये थियोरी क्या हो गई, बाद में फेल हो गई। लेकिन उस टाइम पे ये थियोरी का स्टार्टिंग मतलब पहले बिजनेस डील करने की ये थियोरी स्टार्ट हुई थी। इज दिस क्लियर टू यू? देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। व्यापारिकता का सिद्धांत 1630, थॉमस मूल। ये सिद्धांत बताते हैं कि व्यापारिक सेवाओं का अधिशोष बनाए रखना, यानी आयात से अधिक नियंत्रण करना देश से स्वतः हित में है।
व्यापार अधिशोध को आयत पर निर्याता की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? देखो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये लेक्चर आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए। सो मुझे बताओ कि ये अंडरस्टैंडिंग है आपको? यस, गुड इवनिंग रीटा, प्लीज लेट मी नो। प्रिया चौधरी को अंडरस्टैंड है, नितिन हो गया। चलो, मेरे ओल्ड स्टूडेंट जो है उनको तो पता हो ही गया होगा, बट स्टिल वी आर गोइंग टू अहेड। फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्सोल्यूट थ्योरी क्या कहता है? ये दी थी 1776 में एडम स्मिथ ने। अब इनका कहना था, इट एक्सप्लेन दैट अ कंट्री हैविंग अ एब्सोल्यूट कॉस्ट advantages in the production of a product on the account of a greater efficiency should specialize in the production and export. A country has an absolute advantages if it can produce the same quantity of goods and more efficient than any other country. Blah blah blah, है ना? बेटा वो जो हिंदी है ना, वो सरल भाषा एकदम शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, और मुझे स्पीड में उसको रीड करना है। तो बस एक कंफर्मेशन के लिए कि ये हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा ना लगे कि मैडम ने हमारे मतलब कंटेंट की नोट्स ना दिए, तो इसीलिए मैंने उस हिंदी के नोट्स को भी सामने रख दिया है। और मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में ही होगा, ताकि आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्लियर होगा। कुछ भाषाएं, कुछ चीजें जो होती हैं वो रीड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उसकी काना मात्रा को लेकर हमको अंडरस्टैंडिंग देना होता है। तो उस चीज के लिए बस मुझे आपके सामने रखना है कि हिंदी का कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है, और ये डिफिकल्ट भाषा में होता है। हिंदी जो होते हैं ना, एकदम शुद्ध हिंदी में होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, उसे हम हिंदी नहीं कहेंगे, उसे हिंदी एंड इंग्लिश से मिक्स कहते हैं ना, वैसे कहते हैं। बट स्टिल हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, तो इस पे महत्वपूर्ण देते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो, अब मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि आप सब जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो जानते हैं। कंट्री ए ले लो और कंट्री बी ले लो, हम ए और बी का लेकर एग्जाम्पल देते हैं। देखो इसके अंदर इस तरीके के लिए मुझे आपको एग्जाम्पल देना, ए और बी। अगर एक कंट्री एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बना रही है, ओके, दूसरी कंट्री वही प्रोडक्ट कितने में बना रही है? 20 रुपए में बना रही है एक प्रोडक्ट। ठीक है, समझ लो ये प्रोडक्ट का नाम दे दो पी। पी प्रोडक्ट जो बना रही, पी से प्रोडक्ट हो गया, तो पी प्रोडक्ट जो है एक कंट्री जो है 10 रुपए में बना रही है, बी कंट्री जो है 20 रुपए में बना रही है। सेम चीज है। या फिर अगर आप ऐसा ले लो, ए और बी को क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। इंडिया जो है, समझ लो इंडिया ले लो, ओके। इंडिया एक प्रोडक्ट जो है 10 रुपए में बना रही है, और बी प्रोडक्ट जो है 20 रुपए में बना रही है। वही प्रोडक्ट इंग्लैंड जो है, ठीक है, इंग्लैंड वो प्रोडक्ट 20 रुपए में बना रहा है, और ये वाला प्रोडक्ट 10 रुपए में बना रहा है। तो अब हम लोगों को डिफिकल्टी कहाँ आ रही है? एक दूसरे से डील करने में डिफिकल्टी आ रही है। इंटरचेंज करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? इंडिया बोलेगा कि ये वाला प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला मुझे 20 रुपए में पड़ रहा है, तो ये मैं 20 रुपए में खरीद से खरीद लेता हूँ। 10 रुपए में तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग कर कर गुड हैंड डिलीवर्ड मुझे 10 रुपए में मिल जाए। फिर इंग्लैंड क्या बोलेगा? अरे ये प्रोडक्ट मुझे महंगा पड़ा है, तो ये प्रोडक्ट मैं तुमसे ले लेता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट जो चेंज कर लेना, इंटरचेंज। समझ लो ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो फास्ट। राबिया, रीटा है, नितिन, प्रिया, please let me know, is this clear to you? Megha? Yes, Megha, Nitin, Priya, please let me know. Yes, राबिया को अंडरस्टैंड होगा। राबिया ये हो चुका है हमारा, इसीलिए तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा। सो मैं अदर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज गिव मी द आंसर। इज दिस क्लियर और अंडरस्टैंड टू यू? मेघा की तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक है। वेर इज नितिन और पूजा? नितिन की तरफ से भी आ गया, रीटा की तरफ से भी आ गया। पूजा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, चलो। तो ये देखो, पूर्ण लाभ का सिद्धांत क्या है? पूर्ण लाभ का सिद्धांत ये एडम स्मिथ ने बताया। ये बताते हैं कि अधिक दक्षता के कारण किसी उत्पाद के उत्पादन में पूर्ण लगातार नहीं, लागत लाभ वाले देश को इसके उत्पादन और नियंत्रण में विशेषज्ञ होने चाहिए। किसी देश को पूर्ण लाभ होता है यदि वे किसी अन्य देश की तुलना में समान मात्रा में और अधिक कुशलता से
माल का उत्पादन कर सकता है। सो देखो प्रिया, हाँ प्रिया को नहीं समझा था, मुझे पता है ना, जो स्टूडेंट नहीं समझेगा मुझे ऑटोमेटिकली एक इंट्यूशन आ जाता है। अब मेरे हाथ में आप पेन देख रहे हो, ये एक पेन है। एग्जाम्पल मैं ऐसे ही देती हूँ, तो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स रहते हैं मेरे पास। मेरे पास एक ब्लैक पेन दिख रही है आपको और एक ब्लू पेन दिख रही होगी आपको मेरे हैंड में, ठीक है। एक ब्लैक पेन, ये इंडिया जो है ब्लैक पेन बनाने में एक्सपर्ट है और इंग्लैंड जो है ब्लू पेन बनाने में एक्सपर्ट है। ओके, सो इंडिया क्या करेगा, ये पेन अगर इंटर लेगा कर लेगा, यानी ये दोनों प्रोडक्ट, अब ये वाला पहले तो ये देखो, ये 10 रुपए वाला जो पेन है ये इंडिया जो है 10 रुपए में बना रहा है, यही चीज इंग्लैंड 20 रुपए में बना रही है। तो इंग्लैंड बोलता है कि मेरे को 20 रुपए में कोटेशन महंगा पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये चीज को किससे ले लूंगा, इंडिया से ले लूंगा। ओके, अब यहाँ पर बात आ रही है दूसरे प्रोडक्ट की। अब ये ब्लू पेन है, ब्लू पेन इंडिया को महंगा पड़ा है लेकिन इंग्लैंड में सस्ता बनता है, तो इंडिया बोलता है कि ये पेन तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ पर मैं अपना ये इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दूंगा, तुम्हारे पास से खरीदूंगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया अपने गुड्स को। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर प्रिया? नाउ थियरी ऑफ अ कंपैरेटिव एडवांटेज, अब हम आ जाते हैं थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देखो कंपैरेटिव में ही मतलब आ जा रहा है कंपैरिजंस। 1817 में ये चीज हुई थी। डेविड रिचर्ड ने दिस थियरी एक्सप्लेन दैट अ कंट्री शुड बी स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी इन विच द पोजेस ग्रेटेस्ट रिलेटिवली एडवांटेज। ओके, सो देखो अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। ओके, तो ए प्रोडक्ट अभी इंडिया है, तो ये प्रोडक्ट 12 रुपए में बना रही है, ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बना रही है। सेम इंग्लैंड। ओके, अब इंग्लैंड क्या करी, ये प्रोडक्ट 16 रुपए में बना रही है और ये प्रोडक्ट कितने में बना रही है, 12 रुपए में बना रही है। ओके, अब इंडिया जो है दोनों भी प्रोडक्ट बनाने में क्या है, लोएस्ट कॉस्ट रखता है। तो इंडिया तो भाव खा सकता है कि बाबा मैं क्यों अपना प्रोडक्ट जो है बंद करा दूं, मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दूं। बट इंग्लैंड को ये चीज में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट में पड़ रहा है, तो उसको ये वाला प्रोडक्ट किससे लेना है, इंडिया से लेना है। ये वाला प्रोडक्ट किससे चाहिए, उसको इंडिया से चाहिए। तो वही क्या करेगा, इंडिया को बोलेगा कि मैं तुम्हारे पास से ये चीज लेता हूँ, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मैं तुम्हारे पास से लेता हूँ। तो इंडिया क्या करेगा, इंटरचेंज तो हमने किया था पहले ही, अब ये वाला प्रोडक्शन इसके पास से खरीदेगा। तो यानी ये चीज, यानी ये वाली कंट्री सेक्रीफाइस कौन करेगा, इंग्लैंड करेगा, किससे, इंडिया से। कि इंडिया दोनों प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट है, इंडिया दोनों प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट है और इंग्लैंड को दोनों प्रोडक्ट महंगे पड़ रहे हैं। तब वो क्या करेगा, जो देखेगा जो हाईएस्ट कॉस्ट वाली वैल्यू है उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर देगा, बंद करेगा और वो प्रोडक्ट किससे लेना शुरू कर देगा, इंडिया से लेगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, जैसे मेरे लिए प्रिया एग्जाम्पल है और राबिया एग्जाम्पल है। राबिया और प्रिया दोनों लोग हैं। राबिया बोलेगी कि मैडम मैं आपको जो नोट्स है ना वो प्रिंट आउट जो है 10 रुपए में निकाल के दूंगी। फिर प्रिया बोलेगी कि मैडम मैं आपको जो है ना वही प्रिंट आउट 8 रुपए में दूंगी। तो मैं किसके पास से खरीदूंगी, मैं लेंगी प्रिया से खरीदूंगी, क्योंकि मुझे प्रिया से चीजें सस्ती मिलेगी। सो एग्जैक्टली प्रोडक्शन हम देखेंगे, जहां से हमको सस्ते में मिल जाएगा हम वहां से वो प्रोडक्ट ले लेंगे। नाउ थियरी ऑफ अ रेप्रिकॉल डिमांड 1844 में जेएस माइल ने दिया था। अकॉर्डिंग टू द जेएस माइल, द इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ अ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ अ रेप्रिकॉल डिमांड। रेप्रिकॉल डिमांड suggests that a relative strength and step of a demand of a two mercantilism country for every other product in the term of their own product. A stable quantitative relation of exchange are going to be determined at a level where the value of imports and exports of every country in the equilibrium. अब यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं हम, theory of a रेप्रोकॉल। रेप्रोकॉल में क्या हो रहा है कि हम जो है ना अपनी कंट्री, देखो थियरी ऑफ अ, ये किसने दिया था, माइल ने दिया था। इज दिस क्लियर?
देखो मैंने आपको ये साथ के साथ पीडीएफ करने के लिए मैंने आपको ये वाला पीडीएफ भी बताया था साथ में। ये देखो, मर्केंटलिज्म हो गया था। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज शो करने के लिए यहाँ पर ओपन किए हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिसके ऊपर जैसे जैसे एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, सो आ जाते हैं अभी हमारे पेज पर। हम्म, हिंदी में है ना मेरा बच्चा, ये रहा। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, डेविड रिकर्ड। ये सिद्धांत बताता है कि किसी देश को उस वस्तु के उत्पादन और निर्यात में विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए जिसमें उसे सबसे बड़ा सापेक्ष लाभ हो, यानी जिससे हम लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, वो वाली कंट्री से हम लोगों को क्या करना होगा, वो वाली कंट्री से हमको क्या करना होगा बेटा, उससे बाय करना होगा बेटा। और दोनों भी ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। ओके मेघा, इज दिस क्लियर राइट नाउ? और ये पूरा इंग्लिश में तो इसका हिंदी में यहाँ पे है, क्योंकि वो उतना लाइन जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक पेज में एक ही कंटेंट में अगर मैं भरूंगी तो आपको स्लाइड पूरी भरी भरी दिखेगी डियर। तो आपको स्लाइड एकदम आपको वीडियो विजिबल होनी चाहिए, इसके लिए हम एक एक पेज पे लेते हैं। हाँ, हिंदी में बेटा, लेकिन वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आप इजीली रीड कर सको। ठीक है, देखो हिंदी में जो है ना, मैं अभी आपको उसको बाद में बताती हूँ, पहले हम आगे करते हैं। देखो ये मांग का सिद्धांत ये क्या कहता है, जेएस के अनुसार, मिल के अनुसार व्यापार की संतुलन शर्त पारस्परिक मांग के समीकरण द्वारा निर्धारित की जाती है। पारस्परिक मांग से पता चलता है कि अपने समय के उत्पाद के संदर्भ में एक दूसरे के उत्पाद के लिए दो व्यवहारिक देशों की मांग की अपेक्षा ताकत और स्नेप विमान्यता का एक स्थैतिमात्मक संबंध उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जहां प्रत्येक देश के आयत और नियत का मूल्य संतुलन में होगा। अब यहाँ पर हम जो है डील उसी कंट्री से करेंगे जो हमको रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करेंगी। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ थियरी ऑफ अ रेप्रोकॉल। ओके, रेप्रोकॉल करके लेंगे, यानी जो हमको देखो उल्टा करके लेंगे, पता है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज करके लेंगे। जो सस्ता माल देगा हम वो सस्ता माल देंगे। तो फर्स्ट वाली हमारी डेफिनेशन, सेकेंड वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है। ओके, अब आता है फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी ऑफ अ हैकर्स ऑल इन थ्योरी। यहाँ पर हैकर्स ऑल इन थ्योरी के अंदर हम लोग को क्या करता है, it this theory explained that a country should produce and export a commodity that primarily involve a factor of a production abundantly available within the country. सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इंडिया जो है लेबर के लिए ज्यादा फेमस है क्योंकि इंडिया में लेबर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, सो लेबर कंट्रीज है इंडिया जो है ना, अगर हम देखेंगे तो एक लेबर कंट्री है। तो इंडिया को वही प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से बनाने चाहिए जिसमें उसको लेबर चार्जेस कम हो। इज दिस क्लियर? क्योंकि अदर कंट्रीज को लेबर चार्जेस महंगे पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास लेबर्स अवेलेबल नहीं होते। वो इंडिया से, बांग्लादेश से, ऐसी कंट्रीज से क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो ये ले जब लेबर्स को हायर करते हैं तो उनको चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ने पड़ते हैं और इंडिया हमारे पास बेनिफिट है। हाँ, ओके नितिन, आप एक बार जो है रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। रिकॉर्डिंग सेशन के बाद अगर आपको कोई इश्यूज आता है, कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क अस। ओके, मुझसे आप पूछ सकते हो, देन यू कैन
Go. Now, this theory explained that a country should produce and export a commodity and primarily involve a factor of a production abundantly available. ओके चलेगा, तो मैं पहले अभी एक काम करूंगी, अभी जो अगली स्लाइड्स बनाऊंगी सो उसका पहला वर्जन हिंदी में होगा, देन इंग्लिश में होगा। ओके, सो हिंदी में आपको एक बार समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में फिर उसके बारे में जो एक्सप्लेन करी वो समझ में आएगा। देखो अभी फैक्टर के लिए कारक अनुपात सिद्धांत या हेक्सर ओलिन सिद्धांत 1919 में एली हेक्सर और बैटल ओलिन, ये सिद्धांत बताता है कि एक देश को एक वस्तु का उत्पादन और नियंत्रण करना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से देश के भीतर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का एक कर शामिल होता है। यानी इंडिया को वही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसमें जो है लेबर चार्जेस उसको कम मिले। सो उससे क्या हो जाएगा, बेनिफिटेड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, उसको इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम सेल्स ज्यादा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस, निर्यात मतलब आ जाएगा एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर मैंने इसको किया है, इज दिस क्लियर? तो देखो अब आ जाता है Levontival products. A study was conducted by the Vasily Leontief in 1953, where he tested the validity of a Hecker's-Ohlin theory. It referred to empirical evidence based on the US export of the labor-intensive goods, challenging the factor endowment theory. अब ये क्या बोल रहा है, देखो इनके नाम दिया हुआ, एक अध्ययन आयोजित किया गया था जहां उन्होंने हैकर-ओलिन सिद्धांत की वैधता को परीक्षण किया था। ये कर बंदोबस्ती सिद्धांत को चुनौती देने वाले श्रम ग्रहण वस्तुओं के अमेरिकी नियंत्रण पर आधारित अनुभवजन साक्ष्य को संभारित करता है, संदर्भित करता है। ओके, सो देखो संदर्भित करता है का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चैलेंजिंग करने के बाद एंडोमेंट थ्योरी। अब यहाँ पे लेंटोफिन पैराडॉक्स क्या कहता है कि जैसा उन्होंने बताया है हैकर्स-ओलिन ने कि लेबर इंडिया को लेबर कंट्री बनाना चाहिए, तो अब ये बोलता है कि मुझे अगर मैं लेबर इंडिया से ले रहा हूँ तो मैं इंडिया को वो गुड्स दे दूंगा जो इंडिया को रिक्वायरमेंट होगी, यानी हम यहाँ से उसको लेबर प्रोवाइड करेंगे और वो हमको बदले में जो गुड्स चाहिए, बार्टर सिस्टम जैसे होता था ना, एक चीज दो एक चीज लो, तो हम यहाँ पर गुड एक्सचेंज करेंगे बट गुड्स के साथ नहीं, लेबर के साथ। हम दूसरी कंट्रीज को लेबर्स देंगे और दूसरी कंट्रीज जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेगी अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी। इज दिस क्लियर? हेलो एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, अभी पोर्टर्स थियरी के लिए देखो एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द हिम ही इंट्रोड्यूस अ मोड ऑफ अलाउइंग, जैसे वो वहां पर मैंने आपको दिया, यही चीज यहाँ पे दी है। एग्जाम्पल्स को हम एक बार क्रैक करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ नेशन जो है वो दूसरों से ज्यादा आगे है, क्यों है? जैसा अमेरिका टॉपर लेवल पे है ना, तो उसके साथ क्या है, BCD है एज कम्पेयर टू द BCD, यानी अमेरिका, इंडिया और दूसरी कंट्री ले लो चाइना, जापान से क्या है आगे। Okay, then he conclude that the four step how the one nation growth within the other nation। तो उन्होंने 4 स्टेप बताए, तो 4 स्टेप में क्या आ जाता है, फर्स्ट स्टेप आ जाता है डिमांड कंडीशन, फैक्टर कंडीशन, फॉर्म कंडीशन। तो पहले देखो रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट बनाएंगे, एक्सपोर्ट इजी से हो जाएगा, सो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। पहले तो उन्होंने बताया 4 तरीके बता दिए, इसके अंदर वो तरीका क्या बता रहे हैं, पहला तरीका बता रहे हैं कि रीजनेबल रेट में हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। फिर फॉर्म स्ट्रेटेजी को देखना है कि एक यूनिक प्रोडक्ट
लॉन्च किया मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली इफ द पीपल लाइक टू बाय द प्रोडक्ट एंड सेल्स एंड डिमांड, कोई बिट नहीं कर पा रहा, कॉम्पिटिटर्स कम है। क्यों? देखो अभी मैंने सडनली, अभी जैसे मुझे लगा कि रेनी सीजन है, तो मैंने एक डिमांड कर मतलब एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया कि जिसकी डिमांड जो है बढ़ गई। किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना रन कर पाएगा और ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, किसी को पता था कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, कब होने वाला है? मतलब एक डेट मिल गई थी मतलब हमको ये वीक में कि चंद्रयान 3 हम लॉन्च करने वाले, डेट मिला था। तो सडनली मतलब ये चीज, तो कोई कंपटीटर है? क्यों जापान ने, इंग्लैंड ने ये मंथ के अंदर क्यों नहीं निकाला? वो हमारे से आगे कंट्रीज है। अगर हम ये बात लीक कर देते तो हमारे पास कॉम्पिटिटर बढ़ जाते। तो हमको ऐसे मार्केट में जहाँ पे रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है, तो उस डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना, और प्रोडक्ट लॉन्च कर कर हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी को बढ़ा देंगे। नाउ रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में, कि एक कार बनाने वाली कंपनी, इसके अंदर फोर्थ कंडीशन क्या बता रहा है मालूम है? रिलेटेड एंड सपोर्टिंग कंडीशन। देखो अभी मैं इस पे आ जाती हूँ मेरी थ्योरी पे, पोर्टर्स का लास्ट था मेरे ख्याल से, मेरे को आपको एक छोटा सा एक समझाना है। सो देखो यहाँ पर रिलेटेडली एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में वो क्या बता रहे हैं, एक कार बनाने वाली कंपनी जो है, ठीक है, सो कार बनाने के लिए वो व्हील्स और अदर पार्ट्स, वी विल वेट 2 मिनट्स फॉर अजान। So let me continue the last point, then I will explain you related to the your book requirement, ठीक है? तो चलिए पहले लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। एक कार बनाने वाली कंपनी है, सो कार बनाने के लिए उसको व्हील्स की और अदर पार्ट्स की बनाने वाली कंपनी से ज्वाइंट रहना होगा। मीन्स एक न्यू प्रोडक्ट इवेंट करने के लिए उसको सारे प्रोडक्ट यानी दूसरे टूल्स जो है उसको तो खरीदने हैं ना। कार बनाने के लिए व्हील्स लगेंगे, मिरर लगेगा, अदर दूसरे जो भी पार्ट्स है वो लगेंगे, तो उसको वो दूसरी कंपनी के साथ क्या करना होगा, डील करना पड़ेगा। जो उसकी कंट्री में, एक ही कंट्री में मिल जाए, सो इट विल बी मोर बेनिफिटेड। तो हम चेक करेंगे, सर्च करेंगे क्या वो चीजें हमारी कंट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या। अगर सेम कंट्री के अंदर यही प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो उसको बाय करने के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो इन सेंस इसका कहने का मतलब है कि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो रिक्वायरमेंट हमको हमारी होम कंट्री ही प्रोवाइड कर देती है, सो हम दूसरी कंट्री से नहीं लेंगे, सिर्फ हमारी कंट्री से बाय करेंगे, तो उससे लेवल ऑफ इंक्रीमेंट उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बढ़ जाएंगे, और हमारे भी प्रोडक्ट क्या होगा, एक लो कॉस्ट में क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ, और रही बात नोट्स की, सो डियर मैं जो भी आपको नोट्स दे रही हूँ बेटा, कॉमर्स के लिए आर्यन पब्लिकेशन बेस्ट नोट्स है फॉर यू, बट आई एम सजेस्टिंग दैट कि मेरे पास पिछले 3 साल से आर्यन पब्लिकेशन के हर एक बुक का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और मैं उसी के बेस पर लेकर आपको सारे नोट्स, सारे कंटेंट रेडी कर कर स्टडी करवाती हूँ। सो उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपको अगर हिंदी लैंग्वेज के लिए अगर लेना है, अगर जो इंग्लिश स्टूडेंट है तो उनके लिए तो आई विल से दैट कि को कुछ भी बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर वांट टू बाय दिस थिंग, कि आप
यानी इजीएस्ट लैंग्वेज में उसको समझ सको। सो आप ये जो चीज़ है, मेरे भी जो नोट्स हैं इंग्लिश के, अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखकर आपके कंटेंट्स खुद से लिखो तो इट इज़ अ मोर देन इनफ टू यू। आपको ज़्यादा वेस्ट करने और हर जगह से अगर देखो बाइट करने जाओगे ना, सो वो आपको डिहाइड्रेट कर देगा। तो बेटर है कि आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जितने भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड भी एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी जैसे मैंने थ्योरी के ऊपर आपको लेक्चर लिया, तो थियरीज के ऊपर से भी आपको क्या मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। तो उससे आपको बेनिफिटेड हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपका नॉलेज एनहेंस हो जाएगा और आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप बुक लोगे, कम से कम 600 या 800 पेज की बुक रहेगी। 600 या 800 पेज की बुक लेकर कोई मतलब वर्थ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट उठाते हैं जो रीड करते हैं, बट आई एम सजेस्टिंग दैट दिस नोट्स आर मोर देन इनफ टू यू। नाउ इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाय करना है कि नहीं। इज दिस क्लियर? नाउ एनीथिंग एल्स, एनीवन हैव अ डाउट? मैं आपको आज हैंड रिटन नोट्स, कल मैंने ये नोट्स जो थे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपके ऐप के ऊपर, बट रिलेटेड टू द हैंड रिटन नोट्स आई एम गोइंग टू बी सबमिटेड टू यू। ओके डियर, सो आज की मीटिंग यहीं पर फिनिश करेंगे। कल कल तो संडे है, कल एंजॉय कर लो। ओके, और मंडे हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में ही। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल और नेशनल थ्योरी कराया, उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी तक शुरुआत की है। ये शुरुआत के जो 4 थे, हाँ कल मॉक टेस्ट है डियर, तो आपको कल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? 7 PM, यस। ओके डियर, चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हाँ तो डियर, पहले क्लासेस अभी आप अपनी जो ऐप है ना, वो अपने ऐप पे आप कंटेन में जाएं। अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों लिया है तो आप पेपर 2 पे जाए। पेपर 2 के कंटेन के अंदर नोट्स का फोल्डर मिलेगा। नोट्स के फोल्डर में आप देखिए, मैंने कॉमर्स का नोट्स का अलग से क्राइटेरिया बना के रखा है। ओके, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, वीडियो लेक्चर्स एक जगह पर मिल जाएंगे आपको, वो बेस्ट रहेगा। और अभी मैंने डेट वाइज मेंशन कर दिया है, सो आप अगर जो लेक्चर डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मिल जाएगी। यस, वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मंडे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय। आएगी डियर, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कल ही किया। ओके, आएगी आएगी। मैं लक्ष्मण सर को बोल दूंगी, वो वीडियोस अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय।